अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स में आज हम रेडियो आइसोटॉप्स और इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेबल न्यूक्लियाई कैसे न्यूक्लियाई होते हैं? ऐसे न्यूक्लियाई या एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से रेडिएशंस जो हैं वो एमिट नहीं होती और इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से लेके 82 तक होता है और इन्हें भी हम जो है अनस्टेबल जो है एलिमेंट्स या न्यूक्लियाई में तब्दील कर सकते हैं इनकी बम्बारमेंट करवा के, किसके साथ, यानी कि इनका टकराव करवा के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह के साथ। अब देख लें इसमें से 4 पॉइंट्स जो हैं वो बन जाएंगे। आपसे ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई में जो है वो डिफ्रेंशिएट करें। अब स्टेबल न्यूक्लियाई विच डू नॉट emit radiations naturally called stable nuclei. The elements with atomic number 1 to 82 are stable nuclei. Example आपके पास आ जाएगी सोडियम 2311 and aluminium 2713 are stable. Stable nuclei can be converted into unstable nuclei by bombarding them with alpha particles, protons and neutrons. अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई या एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें से रेडिएशंस जो हैं वो कुदरती तौर पर जो है वो हर टाइम क्या होती रहती हैं, एमिट होती रहती हैं। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 82 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। और इसमें जो एग्जांपल्स आ जाएंगी वो रेडियम 22688 एंड कार्बन 14/6 जो है वो आ जाएगी। और ये क्या होते हैं कि ये हर टाइम जो है रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं और इस तरह एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई विच emit radiations naturally called unstable nuclei. The elements whose atomic number is greater than 82 are unstable nuclei, e.g. radium 22688 and carbon 146 are unstable. They emit different type of radiations and hence continuously change from one type of element to another. आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है। ये वाला आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में डिफ्रेंशिएट करें। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं पीछे वाला टॉपिक, और ये वाला जो है आप यहाँ से लिख लेना। देखें 2 मार्क्स का आया हुआ है, 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में डिफ्रेंशिएट करें। तो artificial radioactivity, the stable and non-radioactive elements can also be changed into radioactive elements by bombarding them with alpha particles, protons, neutrons, is called artificial radioactivity। यानी कि जब stable और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल्स के साथ, प्रोटॉन्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, न्यूट्रॉन के साथ उनका टकराव करेंगे तो वो किस में बदल जाएंगे, वो अनस्टेबल में जो है वो बदल जाएंगे। यानी उनमें से भी रेडिएशंस क्या करना शुरू कर देंगी, एमिट होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। और साथ में इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास। देखिए हमने एक न्यूट्रॉन लिया है। न्यूट्रॉन को क्या किया है, हमने स्टेबल सोडियम के साथ जो है उसकी बम्बारमेंट करवाई है। तो ये क्या है, अनस्टेबल सोडियम में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए 23 था इसका एटॉमिक मास और ये 24 में क्या हो गया, चेंज हो गया। और प्लस इसमें से गैमा रेज जो हैं वो एमिट हो रही हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है इसकी। हमने अल्फा पार्टिकल को जो है वो एलुमिनियम, स्टेबल एलुमिनियम के साथ उसकी बम्बारमेंट करवाई है और ये फास्फोरस में जो है वो बदल गया है और प्लस इसमें से एक न्यूट्रॉन जो है वो क्या हुआ है, एमिट हुआ है। वो आपसे पूछ सकता
सकता है, सिंपल भी पूछ सकता है कि जो है वो आर्टिफिशली जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किस तरह जो है वो क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करें तो फिर आपके पास यहाँ से आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वाली डेफिनेशन आ जाएगी और ये दोनों एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, रेडियो आइसोटॉप्स के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो आइसोटॉप्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो मेडिसिन में, इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कारआमद मकासद के लिए। सबसे पहले इनको ट्रेसर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेसर्स क्या होते हैं? केमिकल जो है वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर रेडियो आइसोटॉप्स की जो है वो कुछ मिकदार जो है वो पाई जाती है और इनको जो है जानवरों, इंसानों और पौधों के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको जो है एक्सप्लोर करने के लिए क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। रेडियो आइसोटॉप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर फॉर वैरायटी ऑफ यूजफुल पर्पसेस। ट्रेसर्स के तौर पर रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर केमिकल कंपाउंड्स containing some quantity of radioisotopes. They can be used to explore the metabolism of chemical reactions inside the human body, animals or plants. सबसे पहले आयोडीन 131 को जो है ट्रेसर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। आयोडीन 131 कैन बी यूज्ड फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ थायराइड फंक्शनिंग, यानी कि थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है, जो आयोडीन की कमी की वजह से गले में जो है वो गले के ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं, तो उसकी जो है फंक्शनिंग वगैरह को जो है वो देखने के लिए आयोडीन 131 का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। MCQs भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि थायराइड फंक्शनिंग के लिए जो है वो कौन सा जो है वो एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह फास्फोरस 32 है। फास्फोरस 32 जो है उसको जो है हम जो है ब्रेन ट्यूमर को जो है वो उसको डायग्नोज करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मेडिसिन में जो है वो रेडियो आइसोटॉप्स के जो 2 यूजेस लिखें, तो आप यही एक आयोडीन 131 वाला लिख देना और एक फास्फोरस 32 वाला लिख देना। और MCQs के लिए भी इसको क्या करना है, आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद इसमें इंडस्ट्री या रिसर्च में 2 यूजेस आ जाते हैं। तो इन इंडस्ट्री ट्रेसर्स कैन बी यूज टू लोकेट वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, यानी हैवी किस्म की जो है वो मशीनें होती हैं, जैसे शिप्स वगैरह आ जाती हैं, सबमरीन्स आ जाती हैं, तो इनके अंदर जो है वो बाज़ों का जो है वो शगाफ पड़ जाते हैं या दरारें पड़ जाती हैं, तो जो कि बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती लेकिन वो बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो इनको जो है वो ऑब्ज़र्व करने के लिए जो है वो रेडियो आइसोटॉप्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो आइसोटॉप्स जब शिप्स या उसकी जो है सबमरीन वगैरह के उस हिस्से से जाकर टकराती हैं तो वो उनके वापस आने का जो है वो टाइम जो है वो बढ़ जाता है। जब वो किसी क्रैक से या किसी जो है वो होल वगैरह से जो है टकरा के आती हैं तो टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा और डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा और इस तरह वहाँ पे पता लगा लिया जाता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, उसको रिपेयर कर लिया जाता है। और ट्रेसर्स को जो है वो अंडरग्राउंड जो पाइप्स वगैरह होते हैं उनमें लीकेज वगैरह होती है, उसको भी जो है वो फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेसर्स कैन बी यूज्ड फॉर द लोकेशन ऑफ लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइप्स। और उसके बाद एग्रीकल्चर में इसका यूज़ आ रहा है। एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है कि फास्फोरस 32 को जो है वो पौधे में जो है वो डाल के देखा जाता है कि पौधा जो है, ये पता लगाया जाता है कि क्या पौधा सही मिकदार में जो है वो फर्टिलाइज़र को ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत जो है वो ज़रूरी है। Tracers can be used for the location of leaks in underground pipes. In agriculture, phosphorus 32 is used as a tracer to find how well plants are absorbing fertilizers. रेडियो आइसोटॉप्स के यूजेस में पहला जो था वो ट्रेसर्स थे, दूसरा क्या आ जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट आ गया है। एक दफ़ा ये भी इतना सही छोटा सा है, शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज़ मेंट बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में वो क्या कह रहा है कि जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं इन्हें क्या है, न्यूक्लियर मेडिसिन में जो है वो इलाज के लिए, बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब मिसाल के तौर पर जो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 है उसको क्या किया जा
जा रहा है कैंसरस ट्यूमर्स और सेल्स के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो मुतासरा सेल्स वगैरह होते हैं वो रेडिएशन से क्या होते हैं, वहाँ पे जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। रेडिएशंस आर ऑल्सो यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन्स फॉर क्योरिंग वेरियस diseases. For example, radioactive cobalt-60 is used for curing cancerous tumors and cells. The radiation kills the cells of the malignant tumors in patients. अब देखें, आपको भी पता है कि बहुत सारा जो है वो मेडिसिन में जो है वो न्यूक्लियर जो है वो मेडिसिन के तौर पर रेडियो आइसोटॉप्स को यूज़ किया जा रहा है। इनको टैबलेट्स के तौर पर जो है वो लिया जाता है, इंजेक्शन के ज़रिए जो है वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, या ड्रिप्स वगैरह के ज़रिए जो है वो यूज़ किया जाता है, या रेडिएशंस की फॉर्म में जो है वो यूज़ किया जाता है। और टैबलेट्स की फॉर्म में इनको यूज़ करना, जहाँ दूसरा इंजेक्शन की सूरत में, ड्रिप की सूरत में इतना सही नहीं होता, क्योंकि वो सारी बॉडी में जो है वो अकोमोलेट कर जाएगी। जबकि इनका जो है ज़्यादा बेटर जो इनका यूज़ है वो रेडिएशंस के तौर पर जो है वो किया जाता है। रेडिएशंस क्योंकि ज़्यादातर जो है वो मुतासरा सेल पे ही जाके क्या करती हैं, अटैक करती हैं और इनको डिस्ट्रॉय जो है वो कर देती हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो आपके पास कार्बन डेटिंग आ जाता है। कार्बन डेटिंग भी मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट में जो है वो आया होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग अब क्या है? कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो लाइव और डेड जो है वो प्लांट्स वगैरह में जो है कार्बन 14 का मुवाजना करके उनकी उम्र का क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। अब क्या है कि कार्बन 14 जो है वो आती कहाँ से है? हमारे एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि नाइट्रोजन भी पाई जाती है और कार्बन भी पाई जाती है, ठीक है। जब नाइट्रोजन के साथ जो है वो कॉस्मिक रेज आके जो है वो बम्बार्ड करती हैं, यानी टकराती हैं, तो नाइट्रोजन किस में चेंज हो जाती है? कार्बन 14 में जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और फसाद से जो है वो पौधे कुछ मिकदार जो है वो इसकी कार्बन 14 की अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह वो क्या बन जाते हैं, रेडियो एक्टिव जो है वो बन जाते हैं। जब तक पौधे जो हैं वो अलाइव रहते हैं तो उस वक्त तक जो कार्बन 14 की मिकदार है वो उनके अंदर क्या है, कांस्टेंट रहती है। अगर डिके होती है तो वो और अब्जॉर्ब करते जाते हैं अपने अंदर, और इस तरह वो क्या रहती है, उनके अंदर कार्बन 14 क्या है, कांस्टेंट रहती है। जैसे ही पौधे डेड हो जाते हैं तो उनके अंदर से जो है कार्बन 14 क्या है, डिके होना जो है वो शुरू हो जाती है। और इस तरह हम जो है अलाइव और जो है डेड प्लांट्स में जो है कार्बन 14 का जो है कंपैरिजन करके, यानी कि मुवाजना करके उनकी उम्र का क्या किया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है। जो कार्बन 12 है वो क्या होती है, वो स्टेबल होती है, यानी कि उसमें से रेडिएशन समिट नहीं होती। जबकि जो कार्बन 14 है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, यानी उसमें से रेडिएशंस क्या होती रहती हैं, अमिट जो है वो होती रहती हैं। इस तरह दोनों में हम क्या कर सकते हैं, दोनों का कंपैरिजन करके और इस तरह पौधा हम क्या बता सकते हैं कि पौधा जो है वो कितना पुराना है या इसकी उम्र कितनी है, या किसी भी चीज़ की उम्र जो है इस तरीके से जो है वो निकाली जा सकती है। वो सपोज़ कर लें कोई फॉसिल है या कोई राख वगैरह है या कोई और चीज़ है, तो इन सब की उम्र का जो है वो इसी तरह जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि यह चीज़ कोई चीज़ दरियाफ्त हुई है तो वो बताया जा रहा होता है कि इसकी उम्र इतनी है या ये इतने साल जो है वो पुरानी है। ये मैंने आपको यहाँ पे जो है आसान करके लिख दिया है। कार्बन 14 इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट, स्मॉल अमाउंट में जो है वो ये प्रेजेंट होती है। प्लांट्स यूज़ CO2 एंड बिकम्स रेडियो एक्टिव। व्हेन प्लांट्स डाइज C14 प्रेजेंट इन इट स्टार्ट्स डिकेइंग। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज़ 5730 ईयर्स। ये आपने याद रखनी है, ये अक्सर MCQs में भी पूछ लिया जाता है। आपके पास टेबल दिया हुआ है, टेबल में जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है वो हाफ़ लाइफ दी हुई है। तो आप देखें, आपने पहले रेडियम 226 की जो थी वो हाफ़ लाइफ पढ़ी थी जिसकी 1620 ईयर थी। अब आपने कार्बन 14 की जो है वो हाफ़ लाइफ जो है वो पढ़ी है कि कितनी है, 5730 ईयर्स है। इसी तरह अगर आपके पास हाफ़ लाइफ आ जाता है, आप डेफिनेशन के साथ ये दो एज ए एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हो कि रेडियम 226 की कितनी होती है और कार्बन 14 की कितनी होती है। एज ऑफ डेड ट्रीज
this can be calculated by comparing activity of carbon 14 in live and dead. The activity of live trees is almost constant as the carbon 14 being replenished while C14 is dead trees is no replenished. By measuring the activity in ancient relic, scientists can estimate its age. अच्छा स्टूडेंट्स, पीछे रिप्लेनिश्ड लफ्ज़ आया था, उसका मतलब होता है कि उसके अंदर दोबारा से जो है, जैसे कार्बन 14 जो है, अगर पौधे जो हैं वो डेड नहीं हैं तो उनमें आती रहती है, जबकि वो डेड हो जाते हैं तो उनके अंदर दोबारा से नहीं आती। उस लफ्ज़ का मतलब ये था, मुझे बताना याद नहीं रहा। अब देखें, पत्थरों वगैरह में भी होती है, ठीक है, उनकी एज का भी पता लगाया जा सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो पत्थर वगैरह होते हैं उन या चट्टानें वगैरह होती हैं उनमें जो है वो पोटाशियम K40 जो है वो पाया जाता है, ठीक है। उन कुछ हाफ लाइफ उसकी गुजरने के बाद जो कि है 2.4 10⁸ ईयर्स, उसके बाद जो है वो पोटाशियम 40 जो है वो आर्गन 40 में बदल जाता है। और इस तरह दोनों की मिकदार का मुवाजना करके जो है वो बताया जा सकता है कि रॉक्स यानी कि पत्थरों वगैरह की जो है वो एज कितनी है या वो कितने पुराने हैं। रेडियो आइसोटोप्स आर ऑल्सो यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ जियोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, यानी कि ज़मीनी नमूने वगैरह जो होते हैं उनकी उम्र का भी जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सम रॉक्स कंटेन K40 पोटाशियम है, ये पोटाशियम 40 दिस डिके टू स्टेबल आर्गोन, ये क्या हो जाता है बाद में जो है हाफ लाइफ गुजरने के बाद 2.4 10⁸ ईयर्स गुजरने के बाद ये किस में हो जाता है, स्टेबल आर्गोन में जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। द एज ऑफ रॉक सैंपल कैन बी एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग द कंसनट्रेशन ऑफ K40 एंड आर्गोन 40, यानी कि दोनों की मिकदार का मुवाजना करके हम जो हैं वो रॉक्स वगैरह की एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखें, मैंने आपको टॉपिक जो है इवन सिर्फ समझाया या पढ़ाया ही नहीं है, आपको इसके लिखने का भी जो है वो स्टाइल बताया है और आसान करके बताया है। अगर आप इसी तरह वीडियो में से जो हैं वो अपने नोट्स जो हैं वो लिख लेते हैं तो आपके लिए लिखते लिखते आपको क्या हो जाएगा, ये लर्न हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है टॉपिक को पढ़ने के बाद इनके आंसर लिखने की जो है कोशिश करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब 2 यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री और रिसर्च। ये बोर्ड में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नंबर 4 हाउ कैन वी मेक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर्टिफिशियली, डिस्क्राइब विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सब स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कह रही हूँ, आप लोगों ने छुट्टियों को जो है वो वेस्ट नहीं करना, बल्कि अपने लिए इसको गोल्डन पीरियड समझ के आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से क्या है लर्न कर लेना है। जैसे ही आप स्कूल आओगे तो आपसे इस चैप्टर का जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।